हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए मोदी सरकार ने शुरू कर दिया बड़ा ऑपरेशन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हमास संघर्ष के बीच इजराइल ने आपातकालीन सरकार बनाई है। दोस्तों अभी इसका क्या काम है सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां चीन जा रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन युद्ध के बाद पहला विदेशी दौरा आखिर क्यों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानी नागरिक हुए गिरफ्तार। साथ ही दोस्तों बताएंगे बिना ब्याज के लोन, 7% सब्सिडी और कैश बैक भी आखिर क्या है मोदी सरकार की धांसू स्कीम। एक से एक बड़ी खबर आपको आज बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत देश अब सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल देश है और मोदी है, तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल से अपडेट देते हैं आपको। जहां अब तक 2100 मौतें की खबर आ रही है, हजारों जख्मी है, गाजा में आसमान से बरसते बम, बिजली है गुल, अस्पताल में दवाएं नदारद। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ा संघर्ष और तेज होता जा रहा है। दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते फिलहाल युद्ध रोकने के लिए किसी प्रकार की बातचीत या संधि होने का कोई आसार नहीं है। हमास के हमलों के बाद से इजराइल की ओर से कड़ा जवाब दिया जा रहा है, जिसके बाद से 5 दिनों के भीतर दोनों पक्षों के करीब 2100 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। अभी हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के 5वें दिन भी दोनों पक्षों की ओर से कड़े जवाबी हमले किए गए, जिनमें चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकू और इजरायली सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इजराइल में फंसे अपने भारतीयों का, जहां पर मोदी सरकार ने अजय ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज से रवाना हो रही है स्पेशल फ्लाइट इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए। जी हां, इजराइल पर फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के किए गए हमले के बाद बुधवार को 5वें दिन भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं। स्पेशल चार्टर फ्लाइट और अन्य तरह की व्यवस्था की जा रही है। विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, यानी हम पूरे तरीके से फुल्ली कमिटेड हैं। जी हां, जयशंकर जी के पोस्ट पर इजराइल में भारत के दूतावास ने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें आज की स्पेशल फ्लाइट के लिए मेल कर दिया गया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी के हवाले से कहा है कि इजराइल में 20,000 से अधिक भारतीय हैं। जी हाँ दोस्तों, और बाकी जो इस खबर को इजराइल से देख रहे हैं, कृपया करके इमरजेंसी नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं भारत के विदेश मंत्रालय को और अपने भारतीय दूतावास को। साथियों आपको यह भी बता दें कि भारत के बाद अब नेपाल सरकार ने भी इजराइल में फंसे छात्रों को वापस लेने के लिए विमान भेजने की व्यवस्था कर रही है। विदेश मंत्री भी इजराइल जाएंगे। जी हाँ, नेपाल सरकार ने भी हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में फंसे अपने करीब 250 छात्रों को वापस लाने के लिए नेपाल एयरलाइंस के विमान को भेजने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लम्साल ने बताया है कि नेपाल एयरलाइंस का विमान बुधवार देर रात 2 बजे काठमांडू से यरूशलेम के लिए उड़ान भर चुका है और 288 नेपाली छात्रों को वापस लेकर आ रहा है, जिन्होंने इजराइल स्थित नेपाली दूतावास में अपना पंजीकरण कराया और सुरक्षित वापसी की इच्छा जताई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हाँ, इजरायली वायुसेना ने हमास पर हमले का ट्रेलर दिखाया, पिक्चर बाकी है, जैसा धमकी दिया है। जी हाँ, इजरायली वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस हमले में गाजा में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। वायुसेना ने इन हमलों का एक वीडियो जारी करके कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना अभी और ज्यादा ताकत से गाजा के ऊपर बमबारी करने की तैयारी कर रही है। तो उधर हमास ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो वो हर 1 घंटे के बाद एक इजरायली बंधक की हत्या करना शुरू कर देगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि हमास के पास वर्तमान में अपनी जान बचाने के लिए यही इजरायली बंधक काम आने वाले हैं। ऐसे में वो इन बंधकों को कुछ भी करने से पहले कई बार सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर इजराइल चाहे तो काफी ज्यादा हमासियों की और फिलिस्तीन में आतंकियों की हालत खराब कर सकता है, नेस्त नाबूद उनको कर सकता है। लेकिन इजराइल बस यहीं पर मजबूर हो जाएगा कि उसके देश के नागरिक हमास के कब्जे में है और वहाँ बंधक है, और उनकी जान को महफूज रखने के लिए इजराइल को कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, इसीलिए इजराइल ने आपात
आपातकालीन सरकार बनाई है, अब सारा ध्यान दुश्मन को खत्म करने पर लगाया जाएगा। आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री, रक्षा प्रमुख और विपक्षी दल के नेता बेनी गेंट्ज एक आपातकालीन सरकार स्थापित करने के लिए आम सहमति पर पहुंच चुके हैं। गेंट्ज की राष्ट्रीय एकता पार्टी द्वारा एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, इस आपातकालीन सरकार की प्राथमिक प्रतिबद्धता गाजा में हमास के साथ चल रहे संघर्ष को सही ढंग से चलाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी असंबंधित नीतियों या कानून को आगे बढ़ाने से बचना है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां चीन जा रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला विदेशी दौरा, आखिर क्यों जा रहे चाइना? बता दे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन जाने वाले हैं। वो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी BRI प्रोजेक्ट के एक दशक पूरा होने पर आयोजित हो रहे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के नेता पहुंच रहे हैं। चीन का विदेश मंत्रालय भी इस बात की पुष्टि कर चुका है, जिसके तहत कहा गया था कि चीन सरकार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साझेदारों से अगले पड़ाव की चर्चा करने और विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए बीजिंग आ रहे डेलीगेशन का स्वागत करते हैं। इस आयोजन में 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि यूक्रेन युद्ध के बाद ये पुतिन का पहला चीनी दौरा है, या यूं कह ले पहला कोई विदेशी दौरा है। मॉस्को की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी होंगे, जो चीनी समकक्ष वांग ई के साथ बातचीत करेंगे। बीजिंग ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से परियोजनाओं के लिए ऋण की शेष राशि अब कुल 2.2 ट्रिलियन युआन यानी कुल 307.4 बिलियन डॉलर है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में उलझने की वजह से रशिया के पास हथियारों की कमी हो चुकी है। चीन और रशिया पारंपरिक रूप से मित्र देश हैं, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर उनके इस दौरे पर है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर, 21 अक्टूबर को उम्मीदें पाकिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे नवाज शरीफ। शाही स्वागत की है तैयारी। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को 4 साल के स्वयं निर्वासन के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए एक चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ जिस हवाई जहाज से पाकिस्तान जाएंगे उसे उम्मीदें पाकिस्तान नाम दिया गया है और इसमें 150 यात्री सफर कर सकते हैं। 73 वर्षीय शरीफ जनवरी में होने वाले आगामी आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेतृत्व कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवाज लंदन से पहले सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो उम्राह करेंगे। इस दौरान उनके कुछ सहयोगी भी साथ होंगे। इनमें नवाज शरीफ के करीबी सहयोगी मियां नासिर जंजुआ, वकार अहमद, करीम यूसुफ और कई अन्य लोग भी साथ होंगे। सऊदी अरब के बाद नवाज शरीफ दुबई जाएंगे और वहां से 21 अक्टूबर को चार्टर्ड प्लेन के जरिए पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ दुबई से पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां से वे लाहौर जाएंगे। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में नवाज शरीफ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के स्वागत के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में शाही अंदाज में स्वागत करने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान भूखे मर रहा है, गरीबी की हालत है, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी शाही शब्द सुनाई देता है, जो बड़े ही अचंभा की बात है। और वो शाही शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, उन नेताओं के लिए जो पाकिस्तान या यूं कह ले कि कोई अपना देश छोड़कर देश को बर्बाद करके भाग रहा है और फिर उसी के स्वागत में शाही स्वागत किया जा रहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दोस्ती में बड़ी दरार, चीन में 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी नागरिक हुए गिरफ्तार। जी हां, पाकिस्तान और चीन के बीच सदाबहार मित्रता अब पहले से कहीं अधिक उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। किसी भी रिश्ते की सफलता आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित होती है। इन दोनों विशेषताओं के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। हालांकि पाकिस्तान और चीन अपनी दोस्ती को अभूतपूर्व बताते हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही दर्शाते हैं। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चला है कि निकास और प्रवेश कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गुआंगझो प्रांत में चीनी अधिकारियों द्वारा 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि दोनों सरकारें इस घटना के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इससे उनकी बहुप्रचारित पहाड़ों से भी ऊंची और समुद्र से भी गहरी दोस्ती में और दरारें आ सकती हैं। जी हां, दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार टकराव की स्थिति रही है। पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है, जबकि इसके वित्तीय संकट ने बीजिंग के बड़े पैमाने पर निवेश को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूह अक्सर वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं। अगस्त 2023 में 23 चीनी इंजीनियरों को बीजिंग वित्त
पोषित ग्वादर बंदरगाह ले जा रहे 7 वाहनों के काफिले पर हमला किया गया था। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां इजराइल के खिलाफ जंग में कूदा लेबनान। हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर कर दिया हमला। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच जंग में लेबनान भी शामिल हो गया है। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर हमला किया, जिसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान की ओर भी मोर्चा खोल दिया। उधर इजरायली हमले में हमास के 2 बड़े कमांडरों के मारे जाने की खबर के बीच गुरुवार को ब्रुसेल्स में नाटो की एक महत्वपूर्ण बैठक में इजरायली रक्षा मंत्री नाटो देशों को संघर्ष की ताजा स्थिति की जानकारी देंगे। अब ऐसे में टॉप अमेरिकी जनरल ने ईरान को दे दी है खुली चेतावनी। कहा, इजराइल हमास युद्ध से दूर रहो, नहीं तो भयानक परिणाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर चुका है और गाजा पर कभी भी धावा बोल सकता है। इस बीच अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी कई जंगी जहाजों के साथ इजराइल के पास पहुंच गया है। हमास के साथ जंग के दौरान कहीं इजराइल पर ईरान सीरिया के जरिए हमला न कर दे, इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दे दी है कि ईरान इस पूरे विवाद से दूर रहे, नहीं तो भयानक परिणाम होंगे। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो हमास के इजराइल पर हमले में शामिल ना हो। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब अमेरिका और अन्य गठबंधन सहयोगी देश इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से संघर्ष को और ज्यादा भड़कने से रोका जा सके। ब्राउन ने साफ कहा है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास भेजने का मकसद ईरान को किसी भी हमले से रोकना है। अब अमेरिका का ईरान को साफ और सख्त संदेश दे दिया गया है कि इस युद्ध से दूर रहे, इस विवाद से दूर रहे, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां क्या वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू ने सच में अपने बेटे को इजरायली सेना में भेजा। इस वायरल तस्वीर का क्या है सच आपको बता दें। इस युद्ध के बीच एक सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बेटे को इजरायली सेना में शामिल होने भेजा है। इस तस्वीर में नेतन्याहू सेना की वर्दी में अपने बेटे को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू खुद इजरायली सेना में कमांडो रह चुके हैं। उनके भाई जोनाथन नेतन्याहू ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान युगांडा की राजधानी एंतेबे में बंधक बनाए गए इजरायली यात्रियों को छुड़ाया था। दुर्भाग्य से इस ऑपरेशन में जोनाथन की मौत हो गई थी। वैसे में दोस्तों उस वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है वो आपको बता दें। नेतन्याहू के उनके बेटे के साथ ये तस्वीर दिसंबर 2014 की है। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट ने 1 दिसंबर 2014 को प्रकाशित एक खबर में इस तस्वीर को प्रदर्शित किया है जो अब वायरल हो रहा है दोस्तों। और लोग गलत और फेक न्यूज फैला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे को इस युद्ध में भेज रहे हैं खुशी खुशी। ऐसे में दोस्तों हमारा काम है आप तक सच्ची खबर पहुंचाने का। फेक खबर से कोई नाता नहीं और सच्ची खबर कोई छूटता नहीं। ऐसे में आप लोग हमारी खबरों को कितने सालों से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और एक लाइक तो बनता ही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फिर सामने आया खालिस्तानी आतंकियों का नापाक चेहरा। G7 देशों में भारत के खिलाफ निकालेंगे किल इंडिया रैली। जी हां, कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों की भारत विरोधी गतिविधियां जारी हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद अब खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस ने कनाडा समेत G7 के देशों में किल इंडिया रैली निकालने का ऐलान किया है। ये रैलियां 21 अक्टूबर को भारतीय दूतावासों के सामने निकाली जाएंगी। इस दौरान ये संगठन उक्त देशों से मांग करेगा कि वे भारतीय खुफिया नेटवर्क को अपने यहाँ खत्म कर दें। हाल ही में 6 फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके खालिस्तान समर्थकों से इस रैली में जुटने की अपील किया। इससे पहले पन्नू का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हिंदू लोगों से कनाडा छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। 6 फॉर जस्टिस के प्लान के मुताबिक ये रैली फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान जैसे G7 देशों में निकाली जाएगी। भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौती अमेरिका और कनाडा में इन रैलियों को कंट्रोल करना है क्योंकि दोनों ही देशों में सिख समुदाय की संख्या बेहद अधिक है। दोस्तों ऐसे में इस आतंकी खालिस्तानी से कैसे निपटना चाहिए, भारत को आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे मोदी सरकार को, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर सुपर पावर रशिया की बड़ी बेइज्जती, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नहीं मिला स्थान, पड़ोसी से हार गया। जी हां, यूक्रेन युद्ध में जूझ रहा रशिया संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार परिषद में सीट पाने की कोशिश में नाकाम रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इस सिलसिले में मतदान हुआ था। पिछले वर्ष यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया की सदस्यता समाप्त करने के लिए महासभा में मतदान हुआ था। बहरहाल मंगलवार के मतदान में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 सीटों के लिए रशिया का मुकाबला अल्बानिया और बुल्गारिया से था। गोपनीय तरीके से हुए मतदान में बुल्गारिया को 160, अल्बानिया को 123 और रशिया को 83 वोट ही मिले। जी हाँ, रूस ने दावा किया कि
उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और 83 मत उसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से आधे से भी कम देशों से प्राप्त हुए हैं, जो गौर करने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन के मित्र देशों ने रशिया को यह हार दिलाई है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक 20वें दौर की बातचीत के दौरान इन मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें भारत चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। ये बैठक का 20वां दौर था। बैठक भारतीय पक्ष में चुशूल मोल्डो सीमा के पास हुई। दोनों देशों ने जल्द से जल्द और पारस्परिक रूप से स्वीकार, स्पष्ट, खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की और विचारों को साझा किया। दोनों देशों के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के मुताबिक बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ शेष मुद्दों के समाधान पर अहम चर्चा हुई। इस दौरान 13 से 14 अगस्त 2023 को आयोजित कोर कमांडरों की बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों और समाधान की भी समीक्षा की गई। इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सैन्य वार्ता के 18वें दौर में भारतीय पक्ष ने डेपसांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए दबाव डाला था। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत और विचारों के आदान प्रदान की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। उन्होंने अंतरिम रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने की भी प्रतिबद्धता जताई। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने पर की चर्चा। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के मकसद से गहन चर्चा की। जयशंकर जी यहां हिंद महासागर रिम संघ यानी IORA के मंत्री परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय में विक्रमसिंघे से मुलाकात की। जयशंकर जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज शाम कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। हमारे बीच सहयोग के कई क्षेत्रों में भारत श्रीलंका संबंधों को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति पर चर्चा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अपनी बैठक के दौरान उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। उसने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 नए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जयशंकर जी ने एक्स पर कहा कि शाम राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में समझौतों के आदान प्रदान और परियोजनाओं का उद्घाटन देखकर खुशी हुई। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट आप लोग जयशंकर जी जरूर कहिएगा दोस्तों उनके विदेशी यात्रा के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत को विश्व मित्र बता डाला। कहा हम वैश्विक दक्षिण की आवाज है। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने IORA की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व मित्र और वैश्विक दक्षिण की आवाज है। दोस्तों आपको बता दें भारत को साल 2023-25 के लिए IORA का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। वहीं 2025 में भारत को IORA का अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल और हमास की जंग में बुरे फंसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इधर कुआं तो उधर खाई। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग से सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी टेंशन में हैं। उन्होंने कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस हमले में उनकी परेशानियां बढ़ा दी गई हैं। MBS उस जगह पर आकर फंस गए हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। शनिवार को हमास ने इजराइल पर एक चौंकाने वाला हमला किया है। इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में राजनीतिक उठापटक भी बढ़ा दी गई है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हमले की वजह से इजराइल के साथ होने वाला पीस डील खतरे में आ गया है। मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रही है। MBS ने फिलिस्तीन यानी कि MBS का मतलब दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान से हमारा, उन्होंने फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति अब्बास से तो बात की ही, साथ ही साथ एक अहम कैबिनेट मीटिंग भी हुई। सऊदी क्राउन प्रिंस यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तनाव किसी भी प्रकार से क्षेत्र के दूसरे देशों तक पहुंचे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन से बड़ी खबर, सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा फहराने वालों की अब खैर नहीं। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कह दी ये बात। दरअसल मंगलवार को इंग्लैंड और वेल्स के पुलिस प्रमुखों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों को सामान्य परिस्थितियों में वैध माना जाता है वे वैध नहीं हो सकती है। ब्रिटिश के सड़कों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराना आतंकवादी कृत्यों का महिमा मंडन करना है। अपने पत्र में ब्रेवरमैन ने लिखा कि ऐसे समय में जब हमास आतंकवादी नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, अपने पत्र के जरिए ब्रेवरमैन ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हमास के समर्थन और ब्रिटिश यहूदियों को परेशान करने या डराने धमकाने के प्रयासों के खिलाफ कानून के इस्तेमाल की बात कही है। दोस्तों यह आदेश तब आया जब इजराइल के समर्थन में गृह कार्यालय भवन पर इजराइल का झंडा फहराया गया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन की सड़कों पर यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि पुलिस हमास समर्थक
व्यवस्था को और डराने धमकाने के प्रयास के खिलाफ कानून का पूरा इस्तेमाल करेगी। अगली खबर की बात करें जहां इजराइल हमास जंग में मोदी सरकार के स्टैंड से कैसे फंस गई कांग्रेस, ना खुलकर समर्थन ही कर पाई ना खुलकर विरोध। बता दें इजराइल और हमास के बीच जंग में भले ही फास्फोरस बम चल रहे हो, लेकिन भारत में इसको लेकर सियासत बढ़ गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया, तो वहीं कांग्रेस अब फलस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के इस रुख के बाद भारत में अब सियासी जंग छिड़ गई है। इजराइल और हमास की लड़ाई ने देश में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का रूप ले लिया है। बीजेपी जहां खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है, तो वहीं कांग्रेस पिछली सरकारों के रुख और पुराने नेताओं के बयान याद दिला रही है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, दोस्तों क्या आप इस पर पूरा समर्थन जताते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी तक का रुख याद दिला दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी के नेता जिस तरह से कांग्रेस के प्रस्ताव को अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति और आतंकवाद के समर्थन से जोड़ रहे हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका ध्यान रखते हुए शुरू से ही संतुलित रुख अपनाए हुए थी। कांग्रेस के जयराम रमेश ने बयान में जहां हमास के हमले की निंदा की, वहीं पार्टी ने CWC से पारित प्रस्ताव में हमास या इजराइल का जिक्र करने से परहेज किया। बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रुख याद दिलाया और कहा कि उन्होंने भी कई मौके पर फलस्तीनी नागरिकों के हितों का समर्थन किया था। कांग्रेस अब बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण भी याद दिला रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे खाली करना होगा। अब ऐसे में दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय होने वाली है? लेकिन असली लड़ाई इजराइल और फलस्तीन के बीच में है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बातों की लड़ाई भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छिड़ती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। अगली खबर की बात करें जहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ खुलकर उतरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा घर बड़ी मुश्किल से बनता है। देवरिया में जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद से एक पक्ष के घर पर बुलडोजर चलने की चर्चा गर्म है। प्रशासन ने वारदात में मारे गए प्रेमचंद्र यादव के मकान की पैमाइश भी कराई है। इसको लेकर गोंडा से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। मैं हमेशा से बुलडोजर वाली राजनीति का विरोधी रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने घटना की CBI जांच की मांग को भी गैर जरूरी बताया। कहा है कि यह मामला बिल्कुल खुला हुआ है, पूरी घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। लेकिन दोस्तों आपकी इस पर क्या राय होगी? क्या उसका घर जमींदोज होना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ जहां अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी को कुचलकर खत्म कर देना चाहते हैं पीएम मोदी। जी हां, ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने मंगलवार को हुई ईडी को लेकर बुधवार सुबह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेड की सारी सच्चाई बयां की। इसके उपरांत आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को कुचलकर खत्म कर दिया जाए। अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड भी आपको खत्म करने के पीएम मोदी की मुहिम का एक हिस्सा है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां बिना ब्याज के लोन 7% सब्सिडी और कैशबैक भी। आखिर मोदी सरकार की ये धांसू स्कीम क्या है? दरअसल कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। इस योजना के तहत कोरोना काल में प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। वैसे तो इस लोन पर ब्याज लगता है, लेकिन योजना की कुछ शर्तों का अगर फॉलो करते तो लोन पर ब्याज नहीं लगेगा। इसके उलट आपको सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। कैसे आपको बता दें, ये पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। साथ ही साथ कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने